सोचो आप 18वीं सदी के अंदर एक नए उभरते हुए राज्य के मेन कमांडर और आपके राज्य के ऊपर नेबरिंग पावर ने एक बहुत बड़ा मिलिट्री अटैक कर दिया है। अब उनकी मिलिट्री आपसे 2.5 गुना बड़ी है, साथ में वो मिलिट्री भी आपसे काफी ज्यादा सुपेरियर है। उनके पास एक बहुत बड़ा तोफखाना है जिनके अंदर बड़ी बड़ी तोहफे है। अगर आपका सामना उस तोहफों के सामने हो जाए तो उनका तोफखाना आपकी पूरी मिलिट्री को मटिया मेट कर सकता है। साथ में उस तोपखाने के अगेंस्ट में आपके पास कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी नहीं है जो कि आप उसका आंसर आर्टिलरी के साथ दे सको। तो ऐसे कंडीशन के अंदर ना सिर्फ आपको आपके राज्य को बचाना है बल्कि उस फोर्सेस को भी हराना है जिन्होंने आपके ऊपर अटैक कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आप लड़ोगे कैसे। कुछ ऐसा ही सवाल उस वक्त के मराठा साम्राज्य के युवा पेशवा बाजीराव प्रथम के सामने भी आए थे, लेकिन पेशवा बाजीराव जी ने उसका उत्तर बैटल ऑफ पालखेड़ के कैंपेन के अंदर कुछ ऐसा दे दिया जिसे आज भी दुनिया याद करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टोरी। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी टैक्टिक को देखने वाले हैं जो टैक्टिक प्राचीन समय से लेके आज के मॉडर्न बैटलफील्ड के अंदर भी यूजफुल की जाती है। लेकिन इस बैटलफील्ड के अंदर यूज करने वाले टैक्टिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर कहीं पे दिखता है तो वो हमारे प्यारे भारत के अंदर दिखता है, जहां पे 18वीं सदी के अंदर लड़ा गया मराठा वर्सेस हैदराबाद के लड़ाई बैटल ऑफ पालखेड़ के अंदर दिखता है, जहां पे पेशवा बाजीराव जी ने एक छोटी सी फोर्सेस के साथ एक बड़ी आर्मी को ना किसी बड़े बैटलफील्ड के और ना ही किसी बड़े जान माने के नुकसान के एक छोटे से कंपाइन के साथ एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की थी। तो बैटल ऑफ पालखेड़ को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि 17 से 18 सेंचुरी के बीच भारत में चल क्या रहा था। ये वो वक्त था जब मुगल एम्पायर नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट भारत में अपना कंट्रोल काफ़ी हद तक एस्टैब्लिश कर चुका था और दक्कन रीजन में बीजापुर और गोलकोंडा जैसे दक्कनी सल्तनतों का इन्फ्लुएंस था। लेकिन इसी दक्कन की भूमि से 1645 के आसपास एक नई ताकत उठती है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को चीर देती है, वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय होता है। शिवाजी महाराज ने सिर्फ दक्कनी सल्तनतों को चैलेंज नहीं किया बल्कि मुगल एम्पायर को भी हिला के रख दिया और इसी के साथ एक नए राज्य की स्थापना हुई जिसे स्वराज्य कहा गया। लेकिन 1680 में शिवाजी महाराज के देहांत के बाद मराठा और मुगल्स के बीच लगभग 27 साल तक युद्ध चलता रहा। इसे मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ये वही वॉर था जहां खुद मुगल बादशाह औरंगजेब दिल्ली छोड़कर दक्कन आ गया था ताकि पूरे दक्कन को अपने कंट्रोल में ले सके। इसी 27 साल के वॉर में औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा को तो हरा दिया, लेकिन मराठा को कभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक वो मराठों से लड़ता रहा, लेकिन स्वराज्य जीतने में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बाद मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। 27 साल के वॉर ने मुग़ल को इतना वीक कर दिया था कि अब वो दक्कन में डायरेक्टली ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। इसी वजह से नए मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ने एक नई पॉलिसी यूज़ की, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने मराठा किंग छत्रपति शाहू महाराज को रिलीज़ कर दिया, जो कि 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद से ही मुग़लों की निगरानी में थे। मुग़लों को लग रहा था कि अगर वो शाहू महाराज को वापस भेजा गया तो मराठाओं के अंदर ही पावर स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। क्योंकि उस वक्त मराठा राज्य को महारानी ताराबाई और उनके बेटे शिवाजी द्वितीय चला रहे थे। अब शाहू महाराज के वापस आते ही मराठा एम्पायर एक सिविल वॉर में बदल गया। आगे चलकर शाहू महाराज ने जीत हासिल की, लेकिन मराठा पावर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तरफ थे सातारा से छत्रपति शाहू महाराज और दूसरी ओर कोल्हापुर से महारानी ताराबाई अपने मराठा राज्य को चला रही थी। वहीं दूसरी तरफ मुगल एम्पायर खुद भी इंटरनल पॉलिटिक्स और रिवॉल्ट्स में उलझ चुका था। इसी बीच 1713 में मुगल बादशाह फारुखसियार ने दक्कन का वॉइसरॉय अपॉइंट किया, मीर कमरुद्दीन खान सिद्दीकी, जिसे निज़ाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। अब निज़ाम का काम था दक्कन को कंट्रोल करना और वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना। ये वही वक्त था जहाँ मराठास, मुगल्स और खुद निज़ाम तीनों अपनी पावर को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे, और इसी वजह से कुछ टाइम के लिए
मराठा और मुगल रिलेशंस में अब थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ गई थी। इसका फ़ायदा उठाते हुए शाहू महाराज के पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने मुगल से दक्कन में चौथ और सरदशमुखी कलेक्ट करने के राइट्स हासिल कर लिए। बदले में मराठाओं ने प्रॉमिस किया कि वो 15,000 ट्रूप्स मुगल सपोर्ट के लिए रेडी रखेंगे और दक्कन में स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। लेकिन यहीं से मराठास और निज़ाम के बीच टेंशन्स बढ़ने लगी। निज़ाम को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मराठास दक्कन में टैक्सेस कलेक्ट करे। उसने मुगलों से ये रिक्वेस्ट भी की कि मराठाओं से ये राइट्स वापस ले ली जाए, लेकिन जब कोई रिजल्ट नहीं निकला तब 1724 में निज़ाम ने खुद मुगलों के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया। बैटल ऑफ शक्करखेड़ा में जीतने के बाद उसने दक्कन में प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट रूल एस्टैब्लिश कर दिया और इसी के साथ असफ जहाँ डायनेस्टी की शुरुआत हुई। निज़ाम ने मराठाओं को चौथ और सरदशमुखी देने से भी मना कर दिया। उसका कहना था मराठाओं के अंदर असली छत्रपति कौन है, सातारा के शाहू महाराज या कोल्हापुर से संभाजी द्वितीय महाराज, जो कि छत्रपति राजाराम महाराज के दूसरी पत्नी राजेशबाई के बेटे थे। और अब दक्कन में 3 मेजर पावर्स अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगी हुई थी। एक तरफ थे सातारा से छत्रपति शाहू महाराज, दूसरी ओर थे कोल्हापुर से संभाजी द्वितीय महाराज और तीसरी ओर हैदराबाद का निज़ाम उल मुल्क। मिड 1727 आते आते दक्कन की पॉलिटिक्स पूरी तरह जलते हुए लावा की तरह उबलने लगी थी। एक तरफ था निज़ाम जो अपने भारी ताकतवर पॉलिटिक्स के साथ एक भारी भक्कम फौज के साथ मराठा राज्य को निकलने के लिए तैयार था। लेकिन क्या ये उसके लिए इतना आसान होने वाला था? क्योंकि अब की बार उसका सामना एक ऐसे योद्धा से था जो कि उम्र में उससे आधा था, लेकिन स्पीड, स्ट्रेटेजी और बैटलफील्ड इंटेलिजेंस के साथ आने वाले वक्त के अंदर पूरी दुनिया को हिला कर रख देने वाला था। अब साल 1724 के अंत तक ये क्लियर हो चुका था कि शाहू महाराज और निज़ाम के बीच पीस टॉक्स लगभग फेल हो चुकी है और अब वॉर कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन कोई भी वॉर रातों रात शुरू नहीं होती। पीस टॉक्स फेल होने के बाद भी एक बड़े वॉर के लिए मिलिट्री प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है और इसी प्रिपरेशन के हिसाब से निज़ाम उल मुल्क भी धीरे धीरे अपनी चालें चल रहा था। एक तरफ वो दोनों मराठा फैक्शन के बीच मेडिएशन करने का दिखावा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को सीक्रेटली वॉर के लिए प्रिपेयर होने के ऑर्डर्स दे रहा था और धीरे धीरे निज़ाम के फोर्सेस मराठा टेरिटरी के अंदर घुसना भी शुरू हो गए थे। और सच कहे तो उस वक्त अगर दक्कन की सबसे पावरफुल मिलिट्री किसी के पास थी तो वो खुद निज़ाम के पास थी। उनके पास हेवी कैवलरी थी, आर्मर एलिफेंट्स थे, पावरफुल आर्टिलरी थी और यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन इन्फेंट्री भी थी। खुद निज़ाम उल मुल्क भी एक एक्सपीरियंस बैटलफील्ड कमांडर था जिसने कई बैटल्स लड़ी भी थी और जीती भी थी। फाइनली 1726 तक आते आते मराठा और निज़ाम के फोर्सेस के बीच छोटे मोटे झड़पियाँ शुरू हो गई थी। निज़ाम ने अपने सरदार एवज खान और तुर्तास खान को मराठा टेरिटरी में रेड्स करने के ऑर्डर्स दिए। वहीं बदलते हुए पॉलिटिकल सिचुएशन को देखकर कुछ मराठा सरदार भी शाहू महाराज का साथ छोड़कर निज़ाम की तरफ जाने लगे और इसी बीच शाहू महाराज के राइवल संभाजी द्वितीय महाराज भी निज़ाम से जा मिले। इसी अलायंस ने निज़ाम को भी पावरफुल बना दिया और शाहू महाराज पॉलिटिकली काफ़ी आइसोलेटेड पड़ने लगे। 1727 तक आते आते निज़ाम ने संभाजी द्वितीय राजे को असली छत्रपति के तौर पर रिकॉग्नाइज कर दिया। इतना ही नहीं, पुणे में उन्हें टैक्स कलेक्ट करने का और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के राइट्स भी दे दिए गए। और अब इसी के साथ शाहू महाराज और निज़ाम के बीच बची कुची पीस की उम्मीद भी खत्म हो गई। अब वॉर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था और फाइनल सिचुएशन को हाथ से निकलता देख छत्रपति शाहू महाराज ने अपने सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बैटलफील्ड में उतार दिया, पेशवा बाजीराव बल्लाळ, जिसे हम बाजीराव फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। उस वक्त बाजीराव कर्नाटक के कैंपेन में बिजी थे, लेकिन जैसे ही शाहू महाराज का ऑर्डर मिला बाजीराव अपनी फास्ट लाइट कैवलरी के साथ सीधा सातारा पहुंच गए और वहीं से ऑफिशियली निज़ाम के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया गया। अब दक्कन की दो सबसे पावरफुल फोर्सेस एक दूसरे के सामने खड़ी थी। एक तरफ थे निज़ाम हेवी आर्मी, आर्टिलरी, एलिफेंट्स और मॉडर्न इन्फेंट्री के साथ, और दूसरी तरफ थे बाजीराव जो सिर्फ अपनी लाइटिंग फास्ट कैवलरी और स्पीड के भरोसे उस वक्त की सबसे पावरफुल आर्मी से लड़ने जा रहे थे। फाइनली अक्टूबर 1727 में कैंपेन की शुरुआत होती है।
बाजीराव लगभग 15,000 लाइट कैवलरी के साथ दक्कन में ब्लीच स्पीड से नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगते। वहीं निज़ाम भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुका था और लगभग 40,000 की मैसिव आर्मी के साथ हैदराबाद से वेस्ट की तरफ निकल पड़ता है। बाजीराव पहले अहमदनगर पर अटैक करने का दिखावा करते, जिसे देख निज़ाम तुरंत उनका पीछा करते हुए अहमदनगर पहुंचता है। लेकिन बाजीराव सिटी पर डायरेक्ट अटैक किए बिना ही साइड से निकलकर निज़ाम के टेरिटरी के अंदर और डीप घुस जाते। बाजीराव के साथ उसके ट्रस्टेड सरदार्स भी थे, मल्लाराव होलकर, रानूजी शिंदे, पिलाजी जाधव और कई दूसरे कमांडर्स। सबसे पहले मेजर अटैक जालना सिटी पर होता है। जैसे ही निज़ाम जालना पहुंचता है, बाजीराव सिटी को सैक करके ऑलरेडी आगे बढ़ चुके होते और एग्जैक्टली इसी तरह से बाजीराव एक सिटी से दूसरी सिटी पर फास्ट रेड करते हुए निज़ाम को लगातार कंफ्यूज करते रहे। जब तक निज़ाम अपनी हेवी आर्मी के साथ वहां पहुंचता, मराठा पहले ही गायब हो चुके होते। अब बाजीराव नॉर्थ की तरफ मुड़ते और उनका अगला टारगेट बनता है बुरहानपुर, जो उस वक्त निज़ाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सिटी था। निज़ाम को लगा कि अब बाजीराव बुरहानपुर को बर्बाद कर देगा, इसलिए वो भी अपनी आर्मी लेकर बुरहानपुर की तरफ निकल पड़ते। लेकिन यही बाजीराव की एक और चाल थी। बुरहानपुर पर अटैक का इल्यूजन क्रिएट करके बाजीराव सडनली वेस्ट की तरफ मुड़ गए और गुजरात की तरफ निकल पड़े। यहाँ तक कि वो भरूच और छोटा उदयपुर तक पहुँच गए। लेकिन निज़ाम भी एक एक्सपीरियंस कमांडर था। उसने समझ लिया था कि वो बाजीराव की लाइटनिंग स्पीड कैवलरी का ज़्यादा देर तक पीछा नहीं कर सकता। उसकी हेवी आर्मी पहले ही थक चुकी थी, इसलिए अब निज़ाम ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। उसने डिसाइड किया कि वो बाजीराव का पीछा करने के बजाय सीधा मराठा टेरिटरी पे अटैक कर देगा और इसी के साथ निज़ाम अपनी मैसिव आर्मी को लेकर साउथ की तरफ सातारा और पुणे रीजन में घुस पड़ा। रास्ते में जो भी आता उसे बर्बाद करता हुआ वो शाहू महाराज को कैप्चर करने निकल पड़ा। लेकिन शाहू महाराज पहले ही चिमाजी अप्पा के अंदर पुरंदर फोर्ट में सेफ्टी शिफ्ट हो चुके थे। निज़ाम को लग रहा था कि कैपिटल और महाराज को डेंजर में देखकर अब बाजीराव को मजबूरन वापस आना ही पड़ेगा, और वही निज़ाम चाहता भी था, क्योंकि वो बाजीराव को एक पिच बैटल में फंसाना चाहता था, जहां उसकी आर्टिलरी और इन्फेंट्री मराठा कैवलरी को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन बाजीराव भी कम चालाक नहीं थे। कई महीनों से चल रहे इस शतरंज के खेल में अब बाजीराव ने अपनी सबसे डेंजरस चाल चल दी। उन्होंने निज़ाम का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि गुजरात से सीधा टर्न लेकर निज़ाम की पुरानी कैपिटल औरंगाबाद की तरफ मार्च कर दिया। औरंगाबाद उस वक्त की दक्कन की सबसे रिच और स्ट्रैटेजिक सिटीज़ में से एक थी। अब सिचुएशन डेंजर हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। बाजीराव लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी रिवर क्रॉसिंग के वक्त निज़ाम की आर्मी डिवाइड हो जाए, ताकि उसकी पावरफुल आर्टिलरी उससे अलग हो जाए। वही निज़ाम लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहा था ताकि बाजीराव ओपन बैटलफील्ड में फाइट करने को मजबूर हो जाए। अक्टूबर 1727 से फरवरी 1728 तक दक्कन में लिटरली एक डेडली गेम ऑफ चेस चल रहा था, और अब इस गेम का फाइनल मूव आने वाला था। जैसे ही निज़ाम को पता चला कि बाजीराव औरंगाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, वो जल्दी जल्दी में नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा। लेकिन बाजीराव पहले ही गोदावरी रिवर क्रॉस कर चुके थे और औरंगाबाद के पास पालखेड़ के एरिया में हिल्स और जंगल के अंदर एक हिडन पोजीशन लेकर बैठे हुए थे। जैसे ही निज़ाम की आर्मी गोदावरी क्रॉस करने लगी, उनकी फोर्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। निज़ाम खुद कुछ इन्फेंट्री और कैवलरी के साथ रिवर क्रॉस कर चुका था, लेकिन उसकी हेवी आर्टिलरी अब भी रिवर के दूसरी साइड ही थी, और बस यही वो ब्लंडर था जिसका बाजीराव इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आर्टिलरी अलग हुई, आसपास के एरिया में छुपी हुई मराठा कैवलरी हर डायरेक्शन से निकल पड़ी। हॉर्स शू फॉर्मेशन में मराठास ने निज़ाम को चारों तरफ से एनसर्कल कर दिया। रिवर के दूसरी साइड वाली फोर्सेस अब उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी, क्योंकि मराठाओं ने उसका रूट पहले ही कट कर चुके थे। अब बाजीराव ने अपनी लाइट कैवलरी को कांस्टेंट अटैक के ऑर्डर दिए। मराठा कैवलरी अटैक करती, फिर इंस्टेंटली पीछे हट जाती और फिर दूसरी साइड से दोबारा अटैक करती। और अब निज़ाम समझ चुका था कि वो बाजीराव के ट्रैप में फंस चुका है। मराठाओं ने उसका फूड सप्लाई, वाटर रूट्स सब कट कर दिया था। जो राशन बचा था वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा।
निज़ाम के कैंप के पास सिर्फ एक ही ड्रिंकिंग वाटर स्ट्रीम थी। अगर सर्वाइव करना था तो उस स्ट्रीम को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए निज़ाम ने कई बार अपनी आर्मी को ब्रेकआउट अटैक करने के ऑर्डर दिए, लेकिन जैसे ही उसकी फोर्सेस आगे बढ़ती, मराठा लाइट कैवलरी उन्हें हर बार पीछे ढकल देती और धीरे धीरे बाजीराव ने एनसर्कलमेंट और टाइट कर दिया। अब निज़ाम चारों तरफ से कंप्लीटली ट्रैप था, ना खाना, ना पानी और ना ही एस्केप रूट। और फाइनल सिचुएशन को होपलेस देखकर निज़ाम उल मुल्क ने सरेंडर और निगोशिएशन एक्सेप्ट कर लिए। और इसी तरह बिना किसी मैसिव पीच बैटल के, बिना ह्यूज कैजुअलिटीज़ के, एक यंग कमांडर ने उस वक्त के इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस जनरल में से एक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और इसी के साथ 28 फरवरी 1728 को बैटल ऑफ पालकेड में बाजीराव ने एक हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल की। सो आखिरकार बैटल ऑफ पालखेड़ के साथ मराठा राज्य की जीत हो जाती है निजाम के विरुद्ध, जो कि हैदराबाद के निजाम थे। और यहाँ पे इस जीत के साथ निजाम को मराठा राज्य की जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन थे एक ट्रीटी के साथ मानने पड़ते हैं, जहाँ पे उसे मराठा राज्य को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। साथ में मराठाओं को टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, दक्कन के अंदर टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए जो कि राइट्स मुगलों ने उन्हें दिया था वो भी मान्य करना पड़ता है। और साथ में जो कोल्हापुर के छत्रपति संभाजी द्वितीय थे, उन्हें किसी भी प्रकार की अब आने वाले वक्त के अंदर निजाम मदद नहीं कर सकता, जिससे मराठा फैक्शन के अंदर आने वाले वक्त के अंदर कोई भी सिविल वॉर ना हो। तो इस प्रकार निजाम को सारे शर्तें जो भी मराठों ने उसके सामने रखी थी वो बिना किसी शर्त के उसे माननी पड़ती है। इस जीत के साथ, बैटल ऑफ पालखेड़ की जीत के साथ मराठों का एक नया उदय हो जाता है और यहाँ से मराठा राज्य और ज्यादा एक्सपांड होने लगता है। लेकिन अगर बैटल की, अगर ये जो बैटल ऑफ पालखेड़ लड़ा गया था, इसके अंदर अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है इस बैटल के अंदर लड़ने के लिए यूज की गई टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी। ये ऐसा बैटल है जहाँ पे इसी बैटल के अंदर दो चीजें आपको बड़ी आसानी से दिखती है। एक है स्ट्रैटेजी जो कि है गुरिल्ला वॉरफेयर, और उसी गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत यूज की गई एक टैक्टिक जिसका नाम है हिट एंड रन टैक्टिक। तो बैटल ऑफ पालखेड़ क्यों है हिट एंड रन टैक्टिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल, तो आप बड़े आसानी से इसका अंदाज लगा सकते हो कि जहाँ पे ये लड़ाई होने वाली थी, जहाँ पे निजाम की फोर्सेस पेशवा बाजीराव की फोर्सेस से 2.5 गुना बड़ी थी, तो वहां पे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का कोई सामना ही नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी मॉडर्न वॉरफेयर के लेवल पे ट्रेन फोर्सेस थी, साथ में काफी बड़ी थी, आर्टिलरी काफी बड़ी थी, और पेशवा बाजीराव जी के पास ऐसी कोई भी फोर्सेस नहीं थी जिसके सहारे वो उन्हें हरा सके। वहीं पे मराठाओं ने कोई भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट निजाम के फोर्स के साथ नहीं किया। ये एक प्योर एग्जांपल था कि जहां पे बिना किसी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के वो सिर्फ उसके टेरिटरी के अंदर हिट करते रहे, रेड्स करते रहे, और वहां पे जैसे ही निजाम की फोर्सेस आती उससे पहले वहां से भागते रहे। तो ये एक दर्शाता है कि पेशवा बाजीराव जी ने हिट एंड रन टैक्टिक के तहत पूरी तरह से निजाम के फोर्सेस को हैरेस किया और उन्हें उसके अकॉर्डिंगली जो ट्रैप सेट किया गया था वहां पे आने के लिए मजबूर कर दिया गया। फाइनली निजाम के फोर्सेस पेशवा बाजीराव जी ने जो ट्रैप बनाया था उसके अंदर फंस जाती है और एक बड़ी आसान सी जीत मराठों को यहाँ पे हासिल हो जाती है। तो इस प्रकार बैटल ऑफ पालखेड़ हिट एंड रन टैक्टिक और स्ट्रैटेजी के हिसाब से गुरिल्ला वॉरफेयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो कि लड़ा गया था 18वीं सदी के अंदर हमारे भारत के अंदर। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। ये बैटल ऑफ पालखेड़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि आज के मॉडर्न बैटलफील्ड के हिसाब से भी इसे बढ़ाया जाता है या बताया जाता है या पढ़ाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आता है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक फील्ड मार्शल हुए थे, इंग्लैंड के एक बड़े फील्ड मार्शल हुए थे जिन्होंने अल अलामीन की लड़ाई के अंदर एरविन रोमेल को हराया था, जो कि जर्मनी के बड़े फील्ड मार्शल थे। और उन्होंने, यानी जो कि ब्रिटेन के फील्ड मार्शल है, उन्होंने इस बैटल ऑफ पालखेड़ की लड़ाई का जिक्र अपने किताब के अंदर किया है, हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर के अंदर किया है। अगर आपको उस फील्ड मार्शल का नाम पता है जिन्होंने बैटल ऑफ पालखेड़ की बैटल का जिक्र किया है, उसे स्ट्रैटेजी और मोबिलिटी के हिसाब से सबसे बेस्ट एग्जांपल बताया है, तो उन फील्ड मार्शल का नाम आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा कि आप अगर उनके नाम जानते हो तो।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये मेरा वीडियो टैक्टिक्स सीरीज का चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बनाए हैं, ऑब्लिक ऑर्डर, डबल इन्वॉल्वमेंट टैक्टिक्स, साथ में तीसरा जो वीडियो था मेरा वो था अभी जो हाल फिलहाल में रिलीज हुआ फिन रिट्रीट। उसके साथ ये चौथा वीडियो है जो कि हिट एंड रन टैक्टिक के ऊपर बेस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों वीडियो काफ़ी अच्छे लगे हो। अगर आपने पहले 3 वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके मेरी स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक की सीरीज देख लेना, उसके अंदर आपको ये तीनों वीडियो मिलेंगे। इस वीडियो के साथ ये टैक्टिक की सीरीज मैं यहीं पे ओवर करता हूँ। आने वाले वक्त के अंदर और भी वीडियोस अलग अलग तरीके से आते रहेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपकी जो भी राय है इस वीडियो के बारे में और फील्ड मार्शल का नाम भी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार मिलिट्री हिस्ट्री के रिगार्डिंग और भी जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल लेयर स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।